बच्चों, तो पिछली क्लास में हमने बात खत्म करी थी, या कहे तो पिछली क्लास में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था सॉल्यूशन। लास्ट क्लास में हमने एक नए चैप्टर, एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत करी थी जिसका नाम था प्यारे बच्चों सॉल्यूशन। आपको बताया था कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंस का। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंस का। अब जिन सॉल्यूशंस की बात हम करते हैं, जिन सॉल्यूशंस के बारे में हम पढ़ते हैं, वो दो ही कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है, वो दो ही चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। ऐसे सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। वो सब्सटेंस जो अमाउंट में ज्यादा होता है, वो सब्सटेंस जो अमाउंट में ज्यादा होता है उसे कहते हैं सॉल्वेंट, और वो सब्सटेंस जो अमाउंट में कम होता है उसे कहा जाता है प्यारे बच्चों सॉल्यूट। सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जिन सॉल्यूशंस के बारे में हम पढ़ते हैं वो सॉल्यूशन मेनली दो कंपोनेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। वो कंपोनेंट जो अमाउंट में ज्यादा होता है, वो कंपोनेंट जो अमाउंट में ज्यादा होता है उसे कहा जाता है सॉल्यूट, और वो कंपोनेंट जो अमाउंट में कम होता है, वो कंपोनेंट जो अमाउंट में कम होता है उसे कहा जाता है सॉल्यूट, और उसे रिप्रेजेंट किया जाता है बी से। वो कंपोनेंट जो अमाउंट में ज्यादा होता है उसे कहा जाता है सॉल्वेंट, और रिप्रेजेंट किया जाता है प्यारे बच्चों ए से। अब इसके बाद हमने बात करी थी कि मान लो अगर क्वेश्चन के अंदर सॉल्वेंट नहीं बताया हुआ होता, अगर सवाल के अंदर तुम्हें स्पेसिफाई नहीं किया गया है, क्या स्पेसिफाई नहीं किया गया है, अगर सवाल के अंदर तुम्हें नहीं बताया है कि सॉल्वेंट क्या है, तो तुम मान के चलोगे कि तुम्हारे पास सॉल्वेंट है पानी, पानी रे पानी। अगर सवाल के अंदर तुम्हें यह नहीं बताया गया है कि तुम्हारे पास सॉल्वेंट क्या है, तो तुम ये मान के चलोगे कि तुम्हारे पास जो सॉल्वेंट दिया गया है वो है वाटर। इसके बाद बच्चों हमने बात करी थी कि यदि आपसे पूछा जाए कि बताओ, तुम्हें कोई सॉल्यूशन दिया गया है, तुमसे पूछा जाए कि बताओ उस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है सॉल्वेंट की तुलना में, या सिंपली अगर हम बात करें, सिंपल वर्ड में अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ कोई सॉल्यूशन मैंने तुम्हें दे दिया, और अब तुमसे मैं पूछूं कि बताओ उस सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है, इस बात का पता लगाने के लिए जिस टॉपिक को पढ़ा जाता है बच्चों वो आपका था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये जो टॉपिक है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब है? कोई सॉल्यूशन तुम्हारे पास तुम्हें दिया गया है और मैंने तुमसे पूछा कि बताओ उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, तो इसका मतलब होता है कि उस सॉल्यूशन के अंदर रिलेटिव अमाउंट बताओ, कितना उसमें सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है। ठीक, रिलेटिव अमाउंट का क्या मतलब होता है, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में तो बात करी थी कि रिलेटिव अमाउंट का क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों। इसके बारे में हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बात करी थी कि रिलेटिव अमाउंट का मतलब होता है
तुलना करके, यानी बताओ सॉल्यूट कितना है सॉल्वेंट की तुलना में। अगर मैं पूछूं कि बताओ 1 kg सॉल्वेंट के अंदर 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट है, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट है, तो इसे कहा जाता है रिलेटिव। रिलेट कर दिया, किसी चीज से रिलेट कर दिया। तो बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों, इट रिप्रेजेंट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट and solvent. It represent the relative amount of solute and solvent in a solution. किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो रिलेटिव अमाउंट होता है वो हमें इस टॉपिक से पता लगता है। मतलब ये टॉपिक हमें ये बता देगा कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है। ठीक है, सबसे पहले हमने लास्ट क्लास रिवाइज करवा रहा हूं। सबसे पहले हमने बात करी थी लास्ट क्लास में परसेंटेज बाय मास, यानी W/W, परसेंटेज बाय मास यानी W बेटा W। इसका फॉर्मूला था W अपॉन W, मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 से। ऊपर आता है सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास, और नीचे आता है सॉल्यूशन। ऊपर आता है सॉल्यूट और नीचे आता है सॉल्यूशन। ये था तुम्हारा फॉर्मूला परसेंटेज बाय मास का। तुम्हें बच्चों बताया था कि W का मतलब होता है गिवन मास, और M का मतलब होता है मोलर मास। तो परसेंटेज बाय मास या W/W, इसका फॉर्मूला होता है W सॉल्यूट अपॉन W सॉल्यूशन इनटू 100। अब सवाल के अंदर कैसे पूछता है ये चीज, यानी सवाल के अंदर इसका एप्लीकेशन क्या है। तो देखो, सवाल के अंदर एक ऐसी लाइन लिख के देता है, सवाल के अंदर तुम्हें एक ऐसी सुंदर सी लाइन लिख के देगा, कहेगा 20% W/W H2SO4 सॉल्यूशन, 20% W/W H2SO4 सॉल्यूशन। तो बच्चों इसे रीड कैसे किया जाता है, इसको रीड करना इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये जो लाइन है, इस लाइन में डाटा देता है तुम्हें। सवाल में पूछा कुछ और होगा, लेकिन उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए, उस चीज को निकालने के लिए हमें जिस चीजों की रिक्वायरमेंट होगी वो चीज कहीं ना कहीं इस लाइन के थ्रू भी प्राप्त होंगी। तो इस लाइन में देखो लिखा क्या है, 20% W/W H2SO4 सॉल्यूशन। W पहले भी मास है, बाद में भी मास है, तो इसे ऐसे लिखते हैं कि तुम लिखोगे सीधा 20 ग्राम H2SO4 इन परसेंटेज, टोटल परसेंटेज कितना होता है 100, तो इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। पहले भी मास है, बाद में भी मास है। तो देखो, पहले भी मास है, ग्राम है, और बाद में भी मास है। इसको रीड कैसे किया, जितना लिखा है उतना डायरेक्ट लिखो, 20 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। जो परसेंटेज होता है वो टोटल कितना होता है, यानी टोटल कितना परसेंटेज होता है, टोटल परसेंटेज होता है तुम्हारे पास कितना, इतना 100। तो इसे ऐसे रीड किया जाएगा
कि 20 ग्राम H2SO4 सॉल्यूशन 20 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसके बाद बच्चों तुम्हें बताया था परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम V बाय V, इसका फॉर्मूला होता है V बाय V मल्टीप्लाई 100। पहले आ जाएगा सॉल्यूट और बाद में आ जाएगा सॉल्यूशन। परसेंटेज बाय वॉल्यूम V बाय V बराबर होता है V बाय V, पहले आता है सॉल्यूट फिर आता है सॉल्यूशन। ये वाली बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे बहुत ही माइनर सी मिस्टेक बच्चों से होती है कि कहाँ सॉल्यूट कहाँ यहाँ सॉल्यूशन आता है। बच्चों यहाँ सॉल्वेंट नहीं आता है, यहाँ सॉल्यूशन आता है। तो V सॉल्यूट अपॉन V सॉल्यूशन इनटू 100। अब सवाल के अंदर कैसे लिखा हुआ होता है, तो सवाल के अंदर लिखा हुआ होता है 20%। क्वेश्चन में देखो यही बात कैसे तुमसे पूछेगा, सवाल के अंदर तुमसे यही बात कैसे पूछता है, ऐसे पूछता है 20% V बाय V NaOH सॉल्यूशन। 20% V बाय V NaOH सॉल्यूशन। अब इसे रीड कैसे करोगे बच्चों, तो इसे रीड करोगे 20 ml NaOH in 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, कोई टफ बात नहीं है। जो इससे पहले पढ़ के आए हैं बस वही है, पीछे ग्राम था यहां ml है। इससे पहले जो हम पढ़ के आए हैं बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज है। बस याद रखना कि V बाय V दिया हुआ है या W बाय W दिया हुआ है या W बाय V दिया हुआ है। वही चीज यहाँ देखोगे, पहले भी वॉल्यूम बाद में भी वॉल्यूम, पहले भी वॉल्यूम बाद में भी वॉल्यूम। पहले आता है सॉल्यूट और फिर है सॉल्यूशन। पहले आता है देखो सॉल्यूट जो कि NaOH दिया हुआ है और फिर आता है तुम्हारा क्या सॉल्यूशन। तो इसे रीड करते हैं 20 ml NaOH 20 ml NaOH in 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हमने पढ़ा था परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम यानी W अपॉन V। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम यानी W अपॉन V, पहले है W बाद में है V। इसका फॉर्मूला होता है पहले है W अपॉन में है V मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ठीक है, फॉर्मूले लगभग पीछे जो 3 लिख के आए हैं और जो इसको लिख रहे हैं, तीनों ही फॉर्मूले एक ही पैटर्न में लिखे जा रहे हैं। पहले आता है सॉल्यूट और बाद में आता है सॉल्यूशन। पहले आता है सॉल्यूट बाद में आता है सॉल्यूशन, यानी W सॉल्यूट अपॉन V सॉल्यूशन इनटू 100। W सॉल्यूट मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फिर वही बात कि अरे सर सवाल में कैसे पूछा जाता है इसी बात को। तो बच्चों सवाल में लिखा होता है 10%, जैसे मान लो लिखा होता है 10% W बाय V, 10%
W/V HCl सॉल्यूशन, HCl सॉल्यूशन। अब इसको जो है आप एक बार लिख के देखो, आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाता है, इसे एक बार अपने आप लिख के देखो, फिर मैं लिखूंगा और उसको मैच करना। तुम भी कहोगे कि अरे सर पढ़ाए तो पूरा ही पढ़ा दिए। तो बच्चों इसे रीड किया जाता है, इसे पढ़ा जाता है। पहले है W मास, फिर है वॉल्यूम, मास वॉल्यूम। तो इसे रीड किया जाता है 10 ग्राम HCl इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अरे सर बाद में तो वॉल्यूम है, तो यहां पे तो 100 ml आना चाहिए था ना। बिल्कुल सही बात है। 10 ग्राम HCl इन 100 ml सॉल्यूशन। बहुत ध्यान से देखना कि सवाल के अंदर यहां पे क्या लिखा हुआ है। W/W है कि W/W, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, तभी तुम यहाँ पे सही कर पाओगे। डाटा जो है ना, देखो ये जो 10 ग्राम है, ये जो 100 ml है, कहीं ना कहीं जो सवाल होगा ना, जो सवाल, ये तो तुम्हें बस मैं बता रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है ये बड़े सवाल होते हैं। उन बड़े सवाल में एक छोटी सी लाइन डाली जाती है और इस छोटी सी लाइन से देखो 2 डाटा तुम्हें मिल जाता है। इस छोटी सी लाइन से 2 डाटा तुम्हें मिल गया कि HCl तुम्हारे पास है 10 ग्राम और सॉल्यूशन है 100 ml, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 100 ml और HCl है तुम्हारे पास कितना, 10 ग्राम। तो लास्ट क्लास में हमने जो है यहां तक चीजों को कवर कर लिया था और यहां तक कवर करने में 17 मिनट जो है हमारे यूटिलाइज हो गए हैं। बच्चों अब अगली कंसंट्रेशन टर्म को समझने से पहले, यानी अब इसके बाद जिस कंसंट्रेशन टर्म की हम बात करेंगे उसे समझने से पहले कहीं ना कहीं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमें पढ़ाया जाता है। 11th क्लास की बात है जो तुम नहीं पढ़ के आए होगे। तो 11th क्लास में पढ़ाया जाता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर मोल कॉन्सेप्ट, और वहां पे तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने के कुछ फॉर्मूले बताए जाते हैं। तो चलो सबसे पहले एक छोटा सा हेडिंग डालो, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक, अच्छा इस टॉपिक का सिग्निफिकेंस क्या है वो समझो, इस टॉपिक की जरूरत क्या है प्यारे बच्चों, आइए उसे समझा जाए। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिसिटी को नापने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को नापने के लिए? बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रिसिटी को नापने के लिए एम्पियर का इस्तेमाल किया जाता है। लेंथ को नापने के लिए मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। वॉल्यूम को नापने के लिए लीटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नापने के लिए, तुम किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को नापने के लिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का यूज किया जाता है, जिस चीज का यूज किया जाता है उसे कहा जाता है मोल, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। बहुत छोटी सी बात है,
बहुत बार पढ़ के आए हुए होते हैं तो हमें पता होता है, इसकी मैं आशा करता हूं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नापा जाता है मोल में। यानी कोई तुम्हारे पास सब्सटेंस है, उसको नापोगे तुम मोल में। ठीक, मान लो मैंने तुम्हें दे दिया कुछ मात्रा सब्सटेंस का, तुमने नापा, तुमने कहा कि अरे सर ये तो 10 मोल है या 15 मोल है या 20 मोल है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नापा जाता है मोल में और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। अब मोल निकालने के, नंबर ऑफ मोल निकालने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं। नंबर ऑफ मोल निकालने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है, इसे रट लेना, W अपॉन M। पहला फॉर्मूला होता है W अपॉन M, जहां पे W है बबलू, गिवन मास, और M है मोलर मास। नंबर ऑफ मोल निकालने का जो पहला फॉर्मूला बताया है वो है W अपॉन M। W अपॉन में M, W होता है गिवन मास और M होता है तुम्हारे पास मोलर मास। W होता है गिवन मास, गिवन मास का मतलब है सवाल के अंदर तुम्हें होगा ये गिवन, सवाल के अंदर तुम्हें ये क्या होगा, गिवन होगा। और मोलर मास तो तुम बचपन से ही निकालते हुए आ रहे हो प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास में शायद मैंने पानी का एक एग्जांपल लेके समझाया था, और मोलर मास तो तुम्हें आता ही होगा निकालना। दूसरा फॉर्मूला होता है N अपॉन Na। N होता है गिवन नंबर, ठीक, सवाल के अंदर ये होगा गिवन। और Na होता है बच्चों एवोगैड्रो नंबर। Na होता है तुम्हारा एवोगैड्रो नंबर। Na होता है तुम्हारा प्यारे बच्चों एवोगैड्रो नंबर। और Na की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। 6.023 इंटू 10 की पावर 23। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करने के लिए मैंने तुम्हें दो फॉर्मूले अभी तक बताए हैं। एक है N बराबर W अपॉन में M, जहां पे W होता है गिवन मास, जो सवाल के अंदर होता है गिवन, और M होता है मोलर मास, जिसे हम निकाल लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया N अपॉन Na। देखो अभी एक और फॉर्मूला बताता हूं, चलो बता ही देता हूं। तीसरा फॉर्मूला होता है V अपॉन में 22.4 लीटर, जहां पे V होता है गिवन वॉल्यूम। नीचे देखो 22.4 लीटर में लिखा है ना, नीचे जो वॉल्यूम लिखा हुआ है वो लीटर में है। तो यहाँ पे जो गिवन वॉल्यूम होगा, जो सवाल के अंदर दिया हुआ होगा, इस बात को सुनिश्चित करना कि वो वॉल्यूम भी लीटर में दिया हुआ हो। अगर वो ml में दिया हुआ है तो उसे पहले लीटर में चेंज करोगे, तब यहाँ पे पुट करोगे। तो ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मोल निकालने के जो तीनों ही फॉर्मूले मैंने तुम्हें बताए हैं, उस तीनों ही फॉर्मूले में एक चीज कॉमन है, और वो ये है कि ऊपर तो हमें दिया हुआ होता है क्वेश्चन के अंदर, और नीचे वाला हमें होता है पता। नंबर ऑफ मोल निकालने के जो तीन फॉर्मूले बताए हैं, ऊपर जो लिखते हैं वो होता है गिवन इन क्वेश्चन, और नीचे जो चीज होती है वो हमें पहले से ही पता होती है, या उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मोलर मास, पानी का मोलर मास तो हमें पहले से ही पता होता है 18। जैसे एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर भी हम बचपन से ही पढ़ते आते हैं कि एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तीसरे फॉर्मूले में भी देखो, जो नीचे लिखी हुई वैल्यू है ये पहले से ही नोन वैल्यू है 22.4 लीटर।
अच्छा याद हो तो ये वाला फॉर्मूला एसटीपी पे कहीं ना कहीं अप्लाई किया जाता है, सवाल में लिखा हुआ होगा। वैसे इस चीज को अगर ध्यान दो या ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम बस इतना याद रखना कि ये 3 फॉर्मूले होते हैं तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल निकालने के। और इसे याद ऐसे रखना कि ऊपर वाला तो हमें गिवन होता है और नीचे वाला हमें पता होता है। ऊपर वाला हमें बच्चों गिवन होता है और नीचे वाली चीज हमें पता होती है, जैसे W अपॉन में M गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन नंबर अपॉन में एवोगैड्रो नंबर यानी 6.023 इंटू 10 की पावर 23, और तीसरा होता है गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर्स, गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर्स। जल्दी जाओ, थोड़ी है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे अगली कंसंट्रेशन टर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जिस कंसंट्रेशन टर्म के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ये बहुत सारे ही चैप्टर्स में इसका कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, तो ध्यान से समझना कि ये कॉन्सेप्ट है मोलैरिटी। मोलैरिटी, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, अब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को हम लिख सकते हैं NB, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक बात है, इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब नंबर ऑफ मोल का क्या फॉर्मूला होता है, तो याद रखना सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वो होता है W अपॉन में M। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करने के लिए जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है या सवाल में जो डाटा सबसे ज्यादा दिया जाता है वो डाटा होता है इसका। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट लिखने के लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट लिखने के लिए आप लिखेंगे गिवन मास ऑफ सॉल्यूट WB अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर वॉल्यूम ml में दिया हुआ होता है प्यारे बच्चों, अगर वॉल्यूम यहां पे मान लो
अगर यहाँ पे वॉल्यूम ml में दिया हुआ होता है तो इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है ऊपर 1000 से। तो ये होता है तुम्हारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला, WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर ml में है तो मल्टीप्लाई बाय 1000। WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर ml में है तो मल्टीप्लाई बाय 1000। WB अपॉन MB मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर ml में है बच्चों तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही प्यारी सी चीज आपको बताई है मोलैरिटी के बारे में। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट लिखने का फॉर्मूला होता है WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर ml में दिया हुआ है सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा किससे, 1000 से। ठीक बात है। अब देखो जो ये फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसे रीड कैसे किया जाता है, आओ इसे सीखते हैं बच्चों। सवाल के अंदर कई बार देखो इस पे तो डायरेक्ट सवाल भी आते हैं कि मोलैरिटी कैलकुलेट करो, ठीक है। डायरेक्ट सवाल भी पूछता है कि तुम्हें दे देगा सॉल्यूट का मास दे देगा, सॉल्यूट का गिवन मास तुमको दे देगा, मोलर मास तुम निकाल ही लोगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे देगा, सॉल्यूट का मास दे दिया, सॉल्यूट का मोलर मास तुम निकाल लोगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया, अगर ml में दिया है तो मल्टीप्लाई कर देना ऊपर 1000 से, वरना सिंपल एज इट इज फॉर्मूले में पुट करना और मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेना। तो देखो मोलैरिटी, इसे इस फॉर्मूले को रीड कैसे किया जाता है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट it represent the number of moles of solute present in 1 liter solution। यानी अगर मान लो तुम्हें मोलैरिटी दी गई है 2 मोलर, ठीक, अगर तुम्हारे पास मोलैरिटी सवाल के अंदर पहले से दी गई है 2 मोलर, तो इसका क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है कि उस सॉल्यूशन के अंदर जिस सॉल्यूशन की मोलैरिटी तुम्हें 2 मोलर दी गई है उस सॉल्यूशन के अंदर 2 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। किसी भी सॉल्यूशन की मान लो तुम्हें मोलैरिटी दी गई है प्यारे बच्चों 2 मोलर, तो इसका मतलब होता है कि उस सॉल्यूशन के अंदर 2 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। तो इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, it represent the number of moles of solute present in 1 liter solution। समझे कि नहीं प्यारे बच्चों। अब सवाल के अंदर कैसे देखो कई बार डाटा दिया जाता है, लिखा होगा 2 मोलर मोलैरिटी की जो यूनिट होती है मोलैरिटी की जो यूनिट होती है वो होती है तुम्हारी मोलर, और इसी को कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सवाल के अंदर दिया हुआ होता है कई बार लिखा होगा 2 मोलर, यहां कैपिटल एम है, 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन।
अब इसको रीड कैसे करेंगे, अभी बताया कि मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी को कैसे रीड किया जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों देखो यहां लिखा हुआ है 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, इसका मतलब होगा 2 मोल NaOH, 2 मोल NaOH इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसका मतलब होगा प्यारे बच्चों कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 2 मोल NaOH के प्रेजेंट है। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 2 मोल NaOH के प्रेजेंट है। 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन का मतलब होता है 2 मोल NaOH, 2 मोल NaOH इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक बात है, इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। एक बार और रिपीट कर देता हूं कि सवालों के अंदर कई बार इस तरह से चीजों को पूछा जाता है। लिखा होगा 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, तो इसे रीड करोगे कि 2 मोल NaOH इन 1 लीटर, कितने लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक बात है प्यारे बच्चों, समझ में आया तुम लोगों को? आप लोगों को ये बात समझ में आई जो यहाँ पे समझाई गई? बेशक समझ में आई होगी, बहुत टफ कोई बात यहाँ नहीं बताई गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके ऊपर आओ 2 सवाल सॉल्व करते हैं। 2 क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर आओ सॉल्व किया जाए। दो बड़े ही प्यारे क्वेश्चन, बहुत ही प्यारे, राज दुलारे झुंझुनों और झुंझुनियों, मेरे प्यारे झुंझुनों और मेरी प्यारी झुंझुनियों, आओ सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है बच्चों, पहले मैं सवाल लिख लेता हूं, इसके बाद समझाता हूं। सवाल है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन in which 40 gram NaOH dissolve in 200 ml of solution। मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है, ठीक है।
दिया हुआ है 40 ग्राम NaOH, कितने ml सॉल्यूशन में? 200 ml सॉल्यूशन के अंदर। हम सभी जानते हैं कि मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम। अगर ml में दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई बाय 1000। इस फॉर्मूले को जो है रट लेना है, जितनी बार इसे रट पाओ इसको रट डालो बिल्कुल। ये फॉर्मूला तुम्हारे जीभा पे होनी चाहिए कि कोई उठा के तुमसे पूछे बताओ मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, तो तुम कहो WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई बाय 1000। WB होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। देखो सॉल्यूट यहाँ पे है तुम्हारा NaOH, गिवन मास है NaOH का 40, लिख दिया। मोलर मास NaOH का निकाल लेते हैं। सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन एक है तो इसका एक ही होता है। 6 3 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4, 40। तो मतलब गिवन मास भी 40, इसका मोलर मास भी 40 और वॉल्यूम दिया हुआ है 250। ml में दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1000 से। ठीक, 40 से 40 कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा, 25 के टेबल में 4 पे 100 आएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 4 मोलर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि 6.023 इंटू 10 की पावर 20, 6.023 इंटू 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया, उसको डिसॉल्व किया गया है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। तो बताओ उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी? बहुत आसान सा सवाल है। आप सभी जानते हैं कि मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में दिया हुआ है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 1000 से। ठीक बात है। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में दिया हुआ है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 1000 से।
अब नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के निकालने के लिए आप देखो कि सवाल में क्या दिया हुआ है। तो सवाल में दिया हुआ है नंबर, तो नंबर दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल निकालने का एक फॉर्मूला था n अपॉन Na। बस इस फॉर्मूले को पुट करो तो गिवन नंबर है 6.023 इंटू 10 की पावर 20। एवोगैड्रो नंबर होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 100। अब क्योंकि ml में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 1000 से। ठीक, इससे ये चला जाएगा, ये यहाँ 10 की पावर 3 बचेगा, 3 से ये 3 जाएगा तो ये 0.01 मोलर आंसर आ जाएगा। बच्चों नंबर ऑफ मोल जो होता है नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं। एक बताया था W अपॉन M, एक था N अपॉन Na और एक था तुम्हारा V अपॉन 22.4 लीटर। अब किस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करने के लिए, ये डिपेंड करता है कि सवाल के अंदर तुम्हें कौन सी चीज दी गई होगी। जैसे इस सवाल के अंदर तुम्हें दिया गया था गिवन नंबर, तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल किया प्यारे बच्चों गिवन नंबर अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। गिवन नंबर है तुम्हारा दिस, एवोगैड्रो नंबर दिस, वॉल्यूम दिया हुआ है सोल्यूशन का इतना, क्योंकि ml में दिया हुआ है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, इसको किया सॉल्व और आंसर आ गया ये। अब इस टॉपिक के ऊपर एक और सवाल हम लगाएंगे मोलैरिटी के ऊपर, इसके बाद हम अगले टॉपिक के ऊपर अगले कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर बच्चों चलेंगे। एक बार देख लिया जाए हाउ मच टाइम द लेक्चर विल गेट रिकॉर्डेड, इट्स 48 मिनट्स। सो अब अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ऑक्सैलिक एसिड required to prepare 250 ml सेमी मोलर सॉल्यूशन। अब कई बार सवाल में ऐसा शब्द लिखा हुआ होता है सेमी मोलर, तो सेमी मोलर का मतलब है मोलैरिटी तुम्हें दी गई है 1/2।
कई बार सवाल के अंदर ऐसा लिखा हुआ होता है सेमी मोलर। सेमी का मतलब होता है आधा, 1/2, और मोलर का मतलब होता है मोलैरिटी। तो इसका मतलब इस सवाल के अंदर मोलैरिटी तुम्हें दी गई है 1/2। पूछा है कैलकुलेट करो मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml सेमी मोलर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट तो तुम्हें दे दिया है, सॉल्यूट। इस सवाल में एक खास बात है बच्चों, उस खास बात को भी मैं बताऊंगा, उसे ध्यान से सुनना। सॉल्यूट सॉल्यूट तो तुम्हें दे रखा है, क्या है सॉल्यूट? है तुम्हारे पास ऑक्सैलिक एसिड, ठीक। सॉल्वेंट कहीं बताया नहीं है, तो हम जानते हैं कि सॉल्वेंट को हम हमेशा क्या मानते हैं? अगर सवाल के अंदर सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ होता है तो सॉल्वेंट को हम वाटर मानते हैं, पानी मानते हैं। अब खास बात यह है बच्चों कि जब भी ऑक्सैलिक एसिड को पानी के अंदर डाला जाता है तो ये वाटर का एक क्रिस्टल बना लेता है, ये दो पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ जाता है, ठीक। तो यहां पे जब मोलर मास का इस्तेमाल करोगे तो तुम मोलर मास सिर्फ इसका नहीं रखोगे, तुम इस दो पानी के मोलर मास को भी ऐड करोगे। जब भी ऑक्सैलिक एसिड को पानी के अंदर डाला जाता है तो ये क्रिस्टल बना लेता है, दो वाटर मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे मोलर मास जब तुम कैलकुलेट करोगे तो मोलर मास तुम्हारे पास आएगा, देखो एक दो कार्बन है, एक कार्बन का 12 तो दो कार्बन का 24, एक दो दो दूनी 4 ऑक्सीजन है, देखो दो दो ऑक्सीजन ये, और दो को दो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 ऑक्सीजन, और 4 ऑक्सीजन का मतलब होता है एक का 16 तो 64। हाइड्रोजन दो है, एक हाइड्रोजन का होता है एक, तो दो हाइड्रोजन का होगा दो। पानी का 18 होता है, निकाल लेना, और दो पानी है तो 18 दूनी 36। अब ये हो जाएगा 6 4 10 और 6 16, 6 4 10 और 2 12, तो यहाँ मोलर मास आ जाएगा तुम्हारे पास 126। अब तुमसे पूछा है बताओ मास बताओ ऑक्सैलिक एसिड का, वॉल्यूम का, सॉल्यूशन का वॉल्यूम तुम्हें इतना दे दिया है और सॉल्यूशन की मोलैरिटी तुम्हें इतनी दे दी गई है। तुमसे पूछा है सॉल्यूट का मास बताओ, ऑक्सैलिक एसिड का मास बताओ, तुम्हें वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया है और सॉल्यूशन की मोलैरिटी दे दी है, तो तुम कहोगे कि सर मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है WB/MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर ml में है तो मल्टीप्लाई बाय 1000। अब यहां मोलैरिटी दी गई है 1/2, WB तुम्हें निकालना है ना, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट यही चीज तो तुम्हें निकालनी है, तो WB तुम्हें निकालना है। MB हमने ये निकाला है 126, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है तुम्हें 250 ml। अब क्योंकि ml में है तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, और यहां से जो है तुम WB बच्चों कैलकुलेट कर लेना अपने आप, बहुत कोई भारी कैलकुलेशन नहीं है, इस कैलकुलेशन को तुम अपने आप कर लेना और यहां से तुम्हारा मास आ जाएगा ऑक्सैलिक एसिड का। इस सवाल के अंदर खास बात क्या थी? इस सवाल के अंदर खास बात ये थी कि जब भी ऑक्सैलिक एसिड को पानी के अंदर डाला जाता है, जब भी ऑक्सैलिक एसिड को पानी के अंदर डाला जाता है बच्चों, तो वो दो पानी के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, या कहा जाए कि ऑक्सैलिक एसिड एक क्रिस्टल बनाता है ऐसा। तो इसका मोलर मास इस फॉर्मूले में पुट किया जाएगा, यहाँ पे जो मोलर मास आएगा वो इसका आएगा, यानी दो पानी के मॉलिक्यूल्स के मास को भी इसमें कंसीडर किया जाएगा। तो मोलर मास तुम्हारे पास आएगा 126, 126 यहाँ पुट करके टोटल ओवरऑल आप आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। आंसर इस निकाल लोगे ना बच्चों, इसे कैलकुलेट करो और आंसर निकालो, ठीक है। 5 सेकंड दे रहा हूं, कैलकुलेट करके आंसर निकालो।
तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही पढ़ते हैं। मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। अब जो है अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आएगा वो होगा आपका नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में इन जनरल बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है। ठीक है, नॉर्मेलिटी के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में 3 फॉर्मूले आते हैं, W/E, नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, और एक तीसरा फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इनटू में वॉल्यूम इन लीटर। ये 3 फॉर्मूले आते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में। इसके अंदर सिर्फ फॉर्मूले ही रटने होते हैं। इसको जो समझाया जाता है ना कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, वो सब समझो या ना समझो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो फॉर्मूले हैं इसके W/E, नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर और नॉर्मेलिटी इनटू में वॉल्यूम इन लीटर्स, ये जो 3 फॉर्मूले आते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के, ये समझना होता है। इसके बाद नॉर्मेलिटी आती है, नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले को जो है समझना होता है, उसको रटना होता है। सीधा डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, आपको सब कुछ दे देगा, वैल्यू पुट करना होगा और निकालना होगा। ठीक है, इसके बाद आता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जो है, इसे जो है थोड़ा सा जो है इंपॉर्टेंट चीज है। इसी लॉ का जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, यानी जिसके ऊपर सवाल बनते हैं, वो आता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर। ये जो लॉ पढ़ाया जाता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर भी आता है प्यारे बच्चों, वहां पे भी पढ़ाया जाता है। वहां पे इसके अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के जो अच्छे अच्छे सवाल होते हैं वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर देखने को मिलते हैं। तो वहां पे भी पढ़ाएंगे, यहाँ पे भी पढ़ाएंगे। नॉर्मेलिटी को कल बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे और आपके ब्रेन में सेट कर देंगे प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, थैंक यू।